मेरा सर दर्द से फटने वाला हो रहा था। मैं इस मसले का हल पाना चाहती थी, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लगता था जैसे सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो गई हो, और ना ही अब मुझे कुछ अच्छा लग रहा था। मेरे पति ज़ैन बहुत दिन से मेरा रूखा रवैया देख रहे थे। जब वे मेरे करीब आने की कोशिश करते, मैं कोई न कोई बहाना बनाकर उनसे दूर हो जाती। लेकिन आज तो जैसे उनकी बर्दाश्त खत्म हो चुकी थी। मैंने ज़ैन से कहा भी कि मेरे सर में दर्द है, मैं सोना चाहती हूँ, लेकिन वे मेरी एक भी सुनने को तैयार नहीं थे। कहने लगे, कई दिनों से मैं नोट कर रहा हूँ, तुम मुझसे दूर रहने के बहाने ढूंढ रही हो, लेकिन आज तुम्हारी एक नहीं चलेगी। वे अच्छे मूड में थे, मगर मैंने उन्हें खुद से दूर किया और बुरी तरह झटक दिया और कहने लगी, ज़ैन मेरे पास मत आना, वरना मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी। मेरी बात से वे बहुत गुस्से से मुझे देख रहे थे। अब मैं उनको क्या बताती कि हम दोनों के बीच पति पत्नी वाला कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं उनकी। ना जाने रात का कौन सा वक्त था जब बहुत तूफान से फिजाओं में एक शोर सा पैदा हुआ। मैं बेचैन से उठकर बैठी। मैंने कमरे की खिड़कियां खुली हुई थी। बाहर तूफानी बारिश हो रही थी। मैं उठी और सहन की तरफ खुलने वाली खिड़कियों को बंद करने लगी। लेकिन इस वक्त मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मेरी सांस छत से नीचे उतरी थी। इतनी सी देर में बारिश की वजह से वे पूरी भीग चुकी थी। मेरी सास ससुर छत पर ही सोते थे। अचानक से हो जाने वाली बारिश की वजह से सांस नीचे आ गई, लेकिन शायद ससुर ऊपर ही सोए हुए थे, क्योंकि वे साथ नहीं थे। अपनी सास को देखकर मुझे सास की बात याद आ गई, जिसको सोच सोच कर बेचैनी सी होने लगी। रात का वक्त शुरू हो चुका था और अभी तक नींद का कोई नामो निशान नहीं था। सास की बात मेरे अंदर कई सवालों को जन्म दे चुकी थी। जब से मैंने ये सुना था, मेरा दिल बेचैन और बेकल सा था। आखिर ऐसा कैसे मुमकिन था जो कुछ मेरी सास ने कहा था। इसी पल मुझे कोई भारी चीज़ गिरने की आवाज़ आई तो मैं बौखला कर उठ बैठी। मेरा दिल पूरी तरह से धड़क रहा था। तभी आसमान पर बिजली चमकी और इसी के साथ मेरा कमरा अंधेरे में डूब गया। मुझे इस पल डर लगा था मेरा पति भी मौजूद नहीं था, तो मैं फौरन उठकर अपनी सास के कमरे में तरफ जाने लगी। मुझे क्या खबर थी कि ये तूफान मेरी ज़िंदगी में भी एक तूफान खड़ा करने वाला है। अभी मेरा पहला कदम ही अपने कमरे से बाहर निकला था कि सामने सास के कमरे का जो मंजर मुझे दिखाई दिया है, देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मेरा सारा डर इस पल सिमट कर अब हैरत और बहुत तकलीफ में बदल चुका था। मेरी सास के कमरे से एक आदमी बाहर निकल रहा था। बहुत अंधेरे में भी मैं उसे पहचान सकती थी कि वह आदमी कौन है। चक्कर खाकर मैं गिरने वाली हो रही थी, जब ही जल्दी से अपने बिस्तर पर आ गई और लंबे लंबे सांस लेकर खुद को सुकून देने की कोशिश करने लगी। मगर दिल की रफ्तार ऐसी थी कि अभी दिल सीना चीर कर बाहर निकल आएगा। आखिर रात के इस वक्त मेरे बाप को मेरी सास के कमरे में क्या काम था, जबकि इस वक्त मेरा ससुर ऊपर छत पर सो रहा था और मेरे पति काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर गए हुए थे। मेरी नज़रों ने इस वक्त तक बाबा का चेहरा देखा, जब तक वह गैलरी में से छिप छिपा कर पिछले छोटे दरवाजे में से बाहर नहीं चले गए। मैं हैरत और बेयकीनी से घिर चुकी थी। आखिर मेरा बाप ऐसा कैसे कर सकता था। मैं सदमे से दो टूक सांस के कमरे की तरफ देख रही थी। मेरे दिमाग में कई सवाल ने गर्दिश की थी। सास का कहा एक एक लफ्ज़ मुझे याद आ रहा था। हकीकत बहुत कड़वी थी, मैं चाहकर भी उसको स्वीकार नहीं कर सकती थी। धीरे धीरे मैं चलती सांस के कमरे के करीब गई और बगैर दस्तक दिए ही धीरे से दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने सांस फ़ोन पर किसी से बात करते हुए रो रही थी। मेरे दिल को झटका सा लगा था इस पल, और मेरे जज्बात बदले में कुछ भी सोचने समझने के लायक न रही थी। सांस के बेड की बिखरी चादर मुझे बहुत कुछ समझा गई थी। मैं वहीं से पलटकर अपने कमरे में आकर बैठ गई। यह कैसी हकीकत थी जो मुझ पर खुली थी। मेरी इस वक्त यह हालत थी कि ज़मीन फटे और मैं ज़मीन में सफन हो जाऊं। मेरी सास और बाप ने मिलकर ऐसा घिनौना खेल खेला था, यानी सारी ज़िंदगी मेरे बाप ने हम सबको धोखा दिया था। मेरा दिमाग बहुत गम से सोचने से अनजान था। भला मेरा बाप इतना बड़ा गुनाह कैसे कर सकता था, वह भी अपने चचेरे भाई की बीवी और अपनी बीवी की बड़ी बहन के साथ। और अगर कोई गुनाह किया भी था तो बच्चे, और फिर मेरी शादी।
मेरे दिमाग में आने वाले सवालों ने मेरे अंदर ऐसे सवालात और वहम डाल दिए कि मुझे लग रहा था कि अनजाने में मैं किसी गुनाह की दलील में फंस गई हूँ। मेरे दिमाग की नसें खिंचने लगी। मैंने दोनों हाथों से अपने सर को जकड़ लिया। आंसू मेरी आंखों से लगातार बह रहे थे। मैं क्या पूछती और किससे पूछती कि ये सब क्या सिलसिला है। मेरे लिए ये सदमा ही कम ना था कि अगली सुबह एक और ऐसी ही तकलीफ वाली बात मेरे सामने आई और उस बात ने रहे सहे मेरे बाकी होश उड़ा कर रख दिए। मैंने वे रात रो कर काटी थी। मेरे बाप और मेरे ससुर आपस में सगे चचेरे भाई थे और हमारे घर बिल्कुल साथ साथ थे। मेरी चाची यानी मेरी बड़ी मौसी शुरू से खामोश किस्म की औरत थी। बचपन से ही मैं उन्हें इस तरह ही देखती आ रही थी। मेरे चाचा गुस्से के ज़रा तेज़ थे। मुझे तो हमेशा ही लगा कि बड़ी मौसी चाचा जी से घबराती हैं। जब मैं सुबह उठी और किचन की तरफ जाने लगी तो मेरी सांस भी नहा धोकर बाहर निकली हुई थी। ये देखकर मुझे एक तकलीफ का एहसास होने लगा। मुझे जितनी घिन और नफरत अपनी सांस से महसूस हो रही थी, इससे कहीं गुना ज़्यादा अपने बाप से भी हो रही थी। मैं इसी तकलीफ और सदमे से परेशान थी कि जब मेरी सांस ने मुझसे कहा कि मैं उनकी अलमारी के कपड़े ठीक कर दूं। मैं उनकी अलमारी साफ करने लगी जब मेरे सर पर दूसरा धमाका हो गया। अब तो मेरा दिल एक पल के लिए चैन नहीं पा रहा था। एक ऐसी हकीकत मेरे सामने आ चुकी थी कि मुझे अपने रिश्ते पर भी शक होने लगा था। मेरी सास और बदहवास बाप ने कितना बड़ा गुनाह किया था और मुझे भी एक ऐसे गुनाह में फंसा दिया था कि मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था। मेरे हाथ इस वक्त ससुर की रिपोर्ट्स पर थे जिनमें साफ साफ लिखा था कि वे कभी भी बाप नहीं बन सकते थे। मैं वे देखकर परेशान हो गई थी। अगर मेरे ससुर इस काबिल ना थे तो क्या मेरा पति जैन और उसके छोटे दोनों बहन भाई मेरे बाप की अय्याशी का नतीजा थे। ये सब बातें मेरे लिए स्वीकार करने लायक नहीं थी। मैं अभी ये रिपोर्ट्स देख ही रही थी कि जब मेरे हाथ से वे रिपोर्ट्स किसी ने झट से छीन ली। मैं चौंक कर मुड़ी तो मेरे सास बड़ी खतरनाक तेवर से मुझे देख रही थी। मैंने टूटते लहजे में पूछा, ये सब क्या है? मगर मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि वे बोल पड़ी कि समझदारी इसी में है, आगे और कुछ मत कहना। सास के तेवर बहुत ही खतरनाक थे। कहने लगी, इस बात का अंदाज़ा मेरे पति को नहीं है कि वह औलाद पैदा करने और बीवी को राज़ी रखने के काबिल नहीं है, इसलिए अपनी ज़ुबान बंद रखना। अगर तुम्हारी वजह से मेरा घर बर्बाद हुआ तो मैं तुम्हें भी बर्बाद करके रख दूंगी। मैं बहुत रोने लगी, इतना कि मेरी हिचकी बनत गई। रोते हुए मैं अपनी सास से कहने लगी, आपने अपने साथ साथ मुझे भी बर्बाद कर दिया। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं कि मेरे ही बाप के साथ? मुझसे पूरी बात ना की गई और अधूरी बात सुनकर मेरी सास मुझे हैरत से देखने लगी। मेरी अधूरी बात मेरी सास को यकीनन बेचैन कर चुकी थी। मैं बेयकीनी से सास से दूर हटने लगी। मेरा दिमाग तो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि मेरा बाप और मेरी सास में इतना गहरा रिश्ता है। मुझ में कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रही थी। मैं इसी पल वापस अपने कमरे में आ गई। मेरा वजूद काँप रहा था। आखिर मेरा बाप ऐसा कैसे कर सकता था? मेरी तो जान बसती थी मेरे बाप में। वह तो मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारे थे। उनकी मेरी माँ के लिए मोहब्बत और अपनापन देखकर ही तो मैं बड़ी हुई थी। तो फिर ये सब क्यों अचानक से पता चलने वाली ये हकीकत मेरे दिलो दिमाग पर बुरी तरह असर कर गई थी। मैं अपने कमरे में जाकर बंद हो गई और सारा दिन और सारी रात ऐसे ही ठंडे फर्श पर बैठे बैठे रोते रोते गुजार दी। मेरा नाम परी है। हम दो ही बहनें हैं। मेरी शादी बाबा के चचेरे भाई के बेटे और मेरी सगी मौसी के बेटे से हुई थी और मेरी बहन मायरा की शादी छोटी मौसी के बेटे अमन के साथ हुई थी। मेरे बाबा इकलौते थे, लेकिन बाबा के चचेरे दो भाई थे, एक ताऊ जी और एक चाचा जी। ताऊ जी अपनी जवानी में ही गायब हो गए थे और फिर वो कभी वापस ना आए और ये बात हमने बचपन में ही सुनी थी। इसके बाद इस बात का जिक्र करने की हमने से किसी को इजाज़त ना मिली। चाचा के 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी, जिनमें से एक मेरा पति था। जब मेरी उम्र 20 साल हुई तो चाचा ने अपने बड़े बेटे के लिए मेरा हाथ मांग लिया। दिल ही दिल में हम दोनों भी एक दूसरे को पसंद करते थे और फिर घर वालों की मर्जी से 1 महीने से पहले हमारी शादी हो गई। जब से मैं चाची के घर दुल्हन बनकर आई थी, वे अक्सर सुबह सुबह रोती हुई पाई जाती थी और जब मैं पूछती तो कहती, तुम्हारे चाचा ने आज तक मुझे खुश नहीं रखा, ना ही मुझे वह हक दिया जो बीवी होने के नाते मेरे उन पर हैं। सास की बातें मुझे थोड़ी अजीब लगती थी। आखिर ऐसा कैसे मुमकिन था? फिर मुझे लगा कि शायद मेरी मौसी यूं ही शिकवे कर रही हैं, जैसे अक्सर औरतें इस उम्र में पहुँच कर देती हैं। लेकिन वही है बात, जब मुझे हर बार पूछने पर बताने लगी तो मैं इस सोच में पड़ गई कि अगर मेरे ससुर ने सास को उनके हक नहीं दिए थे तो फिर ये 3 बच्चे कहाँ से पैदा हुए थे?
कभी कभार मुझे अपनी सास की दिमागी हालत पर भी शक होता था। मेरे ससुर सास की आपस में कभी ज़्यादा बनती ही नहीं थी। मेरी सास हर वक्त ससुर से उखड़ी खुड़ी और नाराज़ सी रहती थी, मगर ससुर जब भी घर होते तो दोनों मियाँ बीवी सारा सारा दिन छत पर गुजार देते थे। बल्कि कोई ऐसी नोक-झोंक मैंने अपनी सास और ससुर के बीच में नहीं देखी कि घर का माहौल ख़राब होने का असर होता। मगर इसके बावजूद उनका ये कहना कि क्या मकसद था, उन सब सवालों का अधूरा जवाब मुझे कल शाम मिल चुका था, जब मैंने सास की अलमारी से भी रिपोर्ट देखी। फिर मेरी सास के अल्फाज के वे कभी मुझे मेरा हक दे नहीं पाए, मुझे सारी रात बेचैन करते रहे। अगर मेरा ससुर नामर्द था तो फिर सास के 3 बच्चे कहाँ से आ गए थे? इस सवाल का जवाब मुझे इस वक्त मिला जब अपने बाबा को सास के कमरे से निकलता हुआ देखा, और ये सब बातें मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। और उनको एक साथ देखकर जो सोच मेरे दिमाग में आ रही थी, इससे आगे मेरे लिए सोचना नामुमकिन था। मेरे दिल में बाबा और सास के लिए नफरत भरने लगी। अगर जो मैं सोच रही थी वह सच था, तो फिर मेरा बाप ही मेरी सास के बच्चों का बाप था, यानी मेरा पति नाजायज़ औलाद था और रिश्ते में मेरा भाई था। मेरा दिल इस बात पर काँप रहा था कि अगर ये सब सच हुआ तो मेरा और मेरे पति का ये रिश्ता भी नाजायज़ था। वह तो मेरे रिश्ते में भाई लगता था। ये कैसा गुनाह कर बैठे थे ये लोग, और अगर ये जानते थे कि उनके बीच क्या रिश्ता है, इसके बावजूद आखिर क्यों उन्होंने मेरी और जैन की शादी करवाई? इन सब का मकसद क्या था? आखिरकार क्या मेरी माँ हमेशा ही इस बात से अनजान रही? उनको कभी भी शक नहीं हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है? जबकि पति में कोई बदलाव हो तो बीवी को सबसे पहले पता चलता है, और फिर आगे भी अपनी ही सगी बहन। तो ऐसा कैसे मुमकिन था कि वह अब तक अनजान थी इस सब से? ऐसे कई सवालों ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया था। मैं कुछ भी सोचने समझने के काबिल ही नहीं रही थी। दिमाग सुन्न हो चुका था। अगली सुबह मैं उठी और सीधा माँ के पास गई। वे इस वक्त नाश्ता तैयार कर रही थी, जबकि बाबा टेबल के पास बैठे सुबह का अखबार पढ़ रहे थे। मुझे सुबह सुबह आता देखकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली और फौरन खड़े होकर बोले, अरे मेरा बच्चा, आज सुबह सुबह अपनी लाडली बेटी का दीदार हो गया। बताओ ऐसे अचानक हमारी याद कैसे आ गई? बाबा बाहें फैलाए मेरी तरफ खड़े थे, मगर मैं उन पर बगैर ध्यान दिए माँ के पास किचन में चली गई। बाबा को देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया था। इसी के साथ दुख और सदमे से मेरी आंखों में आंसू भी आने लगे। आखिर क्यों बाबा ने मेरी माँ को इतना बड़ा धोखा दिया था? जबकि बाबा हैरत से मुझे देख रहे थे, क्योंकि ऐसा ज़िंदगी में पहली बार हो रहा था कि मैं उनके बजाय माँ की तरफ गई थी। मैं माँ के गले लगी और फूट फूट कर रोने लगी। माँ मुझे रोता हुआ देखकर परेशान हो गई और वजह पूछने लगी। इस पल बाबा के चेहरे का रंग उड़ गया था। शायद उन्हें कुछ शक सा हुआ था और इस बात पर उनको गुस्सा आ गया था। झट से वे इसी पल फौरन नीचे चाचा के पास चले गए। माँ मुझे बार बार पूछ रही थी, मगर मुझे तो उन्हें सच्चाई बताने की हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। आखिरकार बहुत मुश्किल से लफ्ज़ जोड़ जोड़ कर इलाज जो हुआ मैंने माँ को बताया, मगर दिल ही दिल में डर भी रही थी कि ना जाने माँ पर ये सुनकर क्या गुजरेगी। मगर मुझे हैरानगी उस वक्त हुई जब माँ ने ये सब सुना और बगैर कुछ बोले एक चुटकी में दूसरे कान से निकाल दिया। मेरे लबों पर हाथ रख दिए, फिर फीकी सी मुस्कुराई और बोली, तुमने जो कुछ भी देखा है इसे एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ। ठीक वैसे ही जैसे मैं 20 साल से ये सब कुछ देखकर नज़रअंदाज कर रही हूँ। बस अपने और जैन के रिश्ते पर ध्यान दो, बाकी मामलात में दखल अंदाजी करने की ज़रूरत नहीं। और बस इतना यकीन रखो कि इस सब में ना तुम्हारे बाप का कोई हाथ है और ना ही कोई गुनाह उनसे हुआ है। वे उन सब से अलग हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे और मायरा के पापा हैं। माँ धीमे लहजे में मेरा गाल थपथपा कर बोली थी, मगर माँ ने मुझे थामा हुआ ना होता तो यकीनन मैं चकरा कर फर्श पर गिर चुकी होती। मेरी माँ कैसी हैं, सब इतने आराम से बर्दाश्त कर सकती थी। मेरा वजूद सुन्न हो रहा था, तो क्या इस नाजायज़ रिश्ते के बारे में सभी लोग जानते थे? इसके बावजूद ये सब खामोश थे, गलत को होने दे रहे थे। और मेरी माँ भी इन बेवकूफ़ औरतों में से एक थी जो पतियों के गुनाहों पर पर्दा डालकर उनकी बेगुनाही का सबूत देने की कोशिश कर रही थी, या फिर अपनी बहन की मोहब्बत में इतना आगे चली गई कि सब कुछ सह लिया और सही गलत का फ़र्क भी भुला बैठी थी। मगर मेरा सर्ब और गैरत अब जवाब दे चुकी थी। आखिर मैं बेज़मीर तो ना थी। मैं इस बात पर गुस्से से चिल्लाते हुए माँ को बोली कि आप अगर सच जानती थी तो फिर ये भी जानती होंगी कि मेरा बाप ही उन बच्चों का बाप है। इस रिश्ते से जैन मेरा भाई लगता था, इसके बावजूद आपने क्यों मेरी शादी जैन से करवा दी? क्या एक पल को भी आपकी रूह नहीं कांपी थी? आपके ज़मीर ने आपको धुतकारा नहीं कि वह मेरा भाई था?
जिससे मेरी शादी हुई है। आप सब ने मुझे तो घिन महसूस हो रही है। मैं रोते हुए चिल्लाते हुए माँ को बातें सुना रही थी और वे चुपचाप सब सुन रही थी। फिर मुझसे कहने लगी, मैं तुम्हें सच नहीं बता सकती, इसलिए मुझसे फिजूल के सवाल जवाब मत करो और जाओ यहाँ से। मुझे अपनी माँ से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा, मैं किसी भी नाजायज़ रिश्ते को नहीं निभा सकती। मैं जैन को सब कुछ बताकर तलाक ले लूँगी। मेरी बात पर एक थप्पड़ मेरी माँ ने मेरे मुंह पर मारा और कहने लगी, खबरदार, जो तुम्हारी ज़ुबान को एक लफ्ज़ भी निकला तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। मुझे अपनी माँ से इस किस्म के रवैये की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं चुपचाप नीचे उतर गई, लेकिन सामने का मंजर देखकर मेरी जान जल कर रह गई थी। मैं तो यही सोचती हुए नीचे उतरी थी कि आखिर यह इस हद तक कैसे गिर सकते थे। मैं रोते हुए सीढ़ियों से उतर कर नीचे आ रही थी, तभी मेरी नज़र बाबा और सांस पर पड़ी। मेरे कदम वहीं रुक कर रह गए। मेरे बाबा बड़ी मौसी से कोई बात कर रहे थे और वह बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा कर जवाब दे रही थी, जैसे सब बहुत मामूली हो। मेरे तो तन बदन में ये देखकर आग लग चुकी थी। कैसी बेहूदगी थी। ये यकीनन अपनी गुजरी रात की बातें कर रहे होंगे। इससे पहले भी मैंने कई बार बाबा को सांस के साथ मजाक करते हुए देखा था, मगर ये सब मुझे कभी इतना अजीब न लगा, क्योंकि इस वक्त मैं हकीकत नहीं जानती थी। मगर अब सब जानने के बाद मुझे घिन आ रही थी कि मैं ऐसे शख्स की बेटी हूँ। क्या मेरे चाचा में ज़रा भी गैरत मौजूद नहीं थी, जो वह अपनी ही बीवी को छोटे भाई जैसे इंसान को सौंप चुके थे। मैं रोते हुए शौरी उगलती नज़रों से उनके करीब से गुजरकर अपने पोर्शन की तरफ चली गई। मेरे बाबा मुझे आवाज़ देते रहे। यकीनन कोई झूठी कहानी करनी थी उन्होंने। और फिर उससे पहले कि वे मेरे पीछे आते या कुछ कहते, इतने में बाहर का दरवाज़ा खुला और मेरा पति जैन और ससुर मुस्कुराते हुए घर में दाखिल हुए। जैन शहर से बाहर था और अब मेरे ससुर उनको बस स्टैंड से गाड़ी में ले आए थे। उनकी आवाज़ सुनकर मैंने जल्दी से अपने आंसू साफ किया। इतने में जैन कमरे में दाखिल हुए। मुझसे बोलते हुए उनकी नज़र मेरी आंखों की तरफ पड़ी तो मेरी सूजी आंखें देखकर जैन पहले तो हैरान हुए और फिर मुस्कुराने लगे और कहने लगे, मैं बस कुछ दिन के लिए काम से गया था और तुमने रो रो कर आंखें भी सुजा ली। वे मेरे पास आकर बड़े अपनेपन से मुझसे बात कर रहे थे, लेकिन मैं अपने दिल का क्या करती जो सब सच जानकर अब बहुत तकलीफ में था। वे मेरे लिए एक सोने की चैन गिफ्ट लाए थे। मैंने वह भी बेदिली से ले ली और जैन की अगली फरमाइश सुनकर मेरा पूरा वजूद झुरझुरी लेकर रह गया। मेरे घर वालों ने सब कुछ जानते हुए मुझ पर जुल्म किया था। जब अपनी ज़िंदगी से रिश्तों की अहमियत ख़त्म कर ही दी थी तो मुझे इस गुनाह में क्यों डाल दिया। सामने खड़े इंसान को मैं किस रिश्ते के हवाले से देख रही थी, मैं जिस तकलीफ़ से गुजर रही थी, ये मैं ही जानती हूँ या मेरा ऊपर वाला। मुझे जैन की अपने कमरे में मौजूदगी भी बुरी लग रही थी, बेमतलब लग रही थी। वे मुझे अपने हाथों से सोने की चैन पहनाना चाहते थे, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मेरी बात सुनकर जैन परेशान से हो गए। कहने लगे, चलो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। मैंने इस बात पर भी इनकार कर दिया और काम करने के बहाने कमरे से निकल गई। वह समझे कि इतने दिन घर से बाहर लगाने पर मैं नाराज़ हूँ। वे जब भी मुझे मुस्कुरा कर देखे जा रहे थे। मैं अब जैन से सीधे मुंह बात नहीं कर रही थी। बहुत दफ़ा चाहा कि जैन को सच बता दूं, लेकिन अब मेरी माँ मुझे रोज़ इस बात पर धमकाने पहुँचती रहती, किसी से कुछ जिक्र मत करना, तुमसे जैन का जायज़ रिश्ता है, इसलिए खुश रहो और खुशी से निभाओ। लेकिन ये सब कैसे मुमकिन था, मैं नहीं निभा सकती थी। अजीब बात तो ये थी कि सब कुछ जानते हुए कैसे इस रिश्ते को अहमियत देती। पल पल मरना किसे कहते हैं ये मेरा दिल ही जानता था और मैं जानती थी कि मेरी माँ अब मुझे बहलाने के लिए झूठ बोलती हैं कि मेरा रिश्ता जायज़ है। एक बहुत ही अच्छा रिश्ता होता है बहन भाई का। हमारे बड़ों ने कैसा पाप कर दिया था कि हर रिश्ते की पवित्रता की धज्जियाँ उड़ा कर रख दी थी। मेरी सास खुद भी एक पाप में ज़िंदगी गुजार रही थी और मेरी सगी माँ इसका साथ दे रही थी और वह चाहती थी कि मैं भी एक पाप की ज़िंदगी गुजारूं। मेरी माँ और मेरी सास दोनों आपस में बहनें थीं और आम देवरानी जेठानी वाली जलन और हसद इनमें नहीं थी। मैंने उन दोनों में बेहद प्यार देखा था, लेकिन ऐसा भी क्या प्यार के पाप का रास्ता चुन लिया जाए और मेरी माँ मेरी सास का पूरा साथ देते हुए अपने पति को अपनी बहन के कमरे में भेज दें। मेरे लिए सब स्वीकार करना एक कड़ा इम्तिहान बनता जा रहा था। मैं ये हरगिज़ भी नहीं कर सकती थी। मैं जैन से दूर रहने के बहाने करने लगी, लेकिन ये भी कब तक चल सकता था। जैन पहले तो मेरी तरफ से फिक्रमंद से हो गए, बार बार मुझे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कह रहे थे, फिर मेरी नाराज़गी समझकर मुझे मनाने की कोशिश करते रहे,
फिर भी बात ना मनी तो इसके बाद चुप से हो गए और मेरी हर हरकत को नोट करने लगे। जैसे रात होती मेरा दिल होता जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर भींच दिया हो। मेरा देर तक खुद को किचन के बिना वजह कामों में उलझाए रखती थी और इस वक्त कमरे में जाती जब जैन सो चुके होते। सुबह भी उनके जागने से पहले उठकर कमरे से बाहर निकल जाती। वे कई बार मुझसे मेरे रवैये की शिकायत भी कर रहे थे। कई बार मुझे बाहर घूमने जाने का कह चुके थे क्योंकि हमारी शादी को बस 1.5 महीने ही हुए थे। फिर वे मुझसे मोहब्बत भी बहुत करते थे। मैं अब हर बात पर इनकार कर देती थी। मैं किस तकलीफ से गुजर रही थी ये मैं ही जानती थी, लेकिन कब तक ये सब चलता। आखिर एक न एक दिन मेरी उदासी की वजह जैन को पता चलनी ही थी। एक रात मैं रोज की तरह 12 बजे कमरे में आई थी। जैन सो चुके थे। मैं भी दबे पांव दाखिल हुई कि कहीं शोर से जैन की आंख न खुल जाए, लेकिन जैसे ही मैं बेड पर लेटी जैन ने मुझे अपनी बाहों में लेना चाहा। मेरी जैसे जान निकल गई थी। मैंने जैन से कहा कि मेरे सर में दर्द है, मैं सोना चाहती हूँ, लेकिन वे मेरी एक भी सुनने को तैयार नहीं थे। कहने लगे, मैं कई दिनों से नोट कर रहा हूँ तुम मुझसे दूर रहने के बहाने कर रही हो, लेकिन आज तुम्हारी एक नहीं चलेगी। वह रोमानी मूड में थे, मगर मैंने उन्हें खुद से दूर किया और कहने लगी, जैन मेरे पास मत आना वरना मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी। और फिर फूट फूट कर रोने लगी। मेरा ऐसा रवैया देखकर वे गुस्से में आ गए। कहने लगे, क्यों ना आऊँ मैं तुम्हारे पास, बीवी हो तुम मेरी और हमारी शादी हमारी रजामंदी से हुई है और तुम्हें हुआ क्या है? मेरे जाने से पहले तक तो ठीक था, अब ऐसा क्या हुआ कि तुम दूर भाग रही हो मुझसे? मैंने कहा, आप नहीं जानते जैन, अगर सच आपको मालूम हो गया तो आप भी मुझसे दूर ही रहेंगे। मैं कहकर फूट फूट कर रोने लगी। रो रो कर मैं थक चुकी थी। इससे ज़्यादा ना मैं खुद से लड़ सकती थी, ना ही उन हालात से जो हमारे बड़ों की गलती ने पैदा कर दिए थे। मुझे यूँ रोता देखकर जैन मेरे पास आ गए। कहने लगे, क्या बात है मुझे बताओ। फिर मैंने रोते हुए जैन को सब सच बता दिया। मेरी बात सुनकर वे मुझे आंखें फाड़ कर देखने लगे। फिर गुस्से से कहने लगे, तुम क्या बक रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरी माँ पर ऐसा घटिया इल्ज़ाम लगाते हुए और अपने बाप पर भी इल्ज़ाम लगा रही हो। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। मैंने कहा, मैं सच कह रही हूँ और मैं तुम्हें सबूत भी देने को तैयार थी, मगर जैन मेरी हर बात को गलत मान रहे थे और मुझसे नाराज हो गए। तब अगले दिन मैंने उन्हें अपने ससुर की रिपोर्ट दिखाई थी, जिसे देखकर जैन अपना सर पकड़ कर बैठ गए। उनकी आंखें लाल अंगारा हो रही थी। वे भी शायद इसी तकलीफ से गुजर रहे थे जिससे अब तक मैं गुजरती आई थी। रात को जब मेरी सास ससुर छत पर गए तो मैं और जैन भी उनके पीछे चले गए ताकि सच मालूम हो सके, लेकिन ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। और ऊपर 2 चारपाइयाँ बिछी थी और मेरे ससुर और सास वहाँ लेट कर सो गए थे। थोड़ी देर रुक कर जैसे ही हम छत से नीचे उतरे, मेरे बाप मेरी सास के कमरे में दबे पांव जा रहे थे। ये देखकर जैन का तो गुस्से से चेहरा लाल हो गया। जैन ने उन्हें पकड़कर चिल्लाकर पूछना शुरू कर दिया कि वे यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हैं। वे चौक से गए और तब मैंने लाइट ऑन कर दी। शोर की आवाज़ पर सभी उठ गए थे, लेकिन जो फिर हमारी आंखों ने देखा वह हैरान कर देने वाली बात थी। लाइट ऑन होने पर हमने गौर किया तो वे मेरे बाबा नहीं थे, बल्कि वे तो हूबहू मेरे बाबा की कॉपी थे। बस थोड़े से जिस्म में फ़र्क और बालों का रंग बाबा के सर से ज़्यादा सफ़ेद था। मैं और जैन आंखें फाड़े उनको देख रहे थे और वे बौखलाहट में जैन के हाथों से अपना गिरबान छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे ससुर और सास भी शोर सुनकर नीचे आ गए और फिर जब साथ वाले पोर्शन में मैंने माँ के साथ पापा को भी नीचे उतरते देखा तो मुझे यकीन हो गया कि वे मेरे बाप नहीं थे। और फिर हमारे होश उड़ गए। अगर बाबा माँ के साथ थे तो वे शख्स कौन था जिसकी शक्ल हूबहू बाबा से मिलती थी? तब चाचा की आवाज़ सुनकर मुझे वे आदमी को अपना बड़ा भाई बोल रहे थे और हैरत से देख रहे थे। तब हमें पता चला कि वे चाचा के खोए हुए भाई हैं जो आज अचानक से चाचा के सामने आ गए। उनका और मौसी का उड़ा रंग देखा तो मेरे बाबा सख्ती से बोले कि ये सब क्या है और बताइएगा। तब हमारे इस खोए हुए ताऊ जी ने जो कुछ बताया उसको सुनकर हमारे होश उड़ गए थे। मेरे ताए मेरी मौसी के साथ के थे और उनको शुरू से पसंद करते थे, लेकिन उनकी शादी चाचा से हो गई जो एक नामर्द थे। चाचा की शादी के बाद मेरे ताऊ जी घर छोड़कर चले गए। इसके कुछ सालों बाद मेरे बाप से मेरी माँ की शादी हो गई, लेकिन ताऊ जी सबसे छुपकर मेरी मौसी यानी मेरी सास से गलत रिश्ता रखने लगे थे। इस बात का अंदाज़ा मेरी माँ को भी था। चाचा हर वक्त औलाद न होने का इल्ज़ाम चाची पर लगाते थे और उनके साथ अच्छे से पेश नहीं आते थे, इसलिए चाची ने ताऊ जी से गलत रिश्ता कायम किया और उन्हीं से 3 बच्चे भी पैदा किए। सच सामने आते ही मेरे चाचा यह हकीकत
सह न कर पाए और उनको हार्ट अटैक से देहांत हो गया। हमारे घर कयामत का समा था। फिर चाचा की मौत के बाद बाबा ने ताऊ जी को भी धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया और मेरी माँ को सख्ती से देखकर अपने पोर्शन की तरफ चले गए और जाते हुए चाचा से कह गए कि आज के बाद उनसे उनका कोई ताल्लुक नहीं होगा। और जाते हुए मुझे और जैन को भी अपने साथ ले गए थे, जो कि बहुत बहुत सदमे में थे कि जैन उनकी नाजायज़ औलाद थी। लेकिन फिर भी जैन ने अपने बाप को अपनी माँ से बिल्कुल अलग कर लिया था और मुझे लेकर वहाँ चले गए, क्योंकि यह सब जानकर वे हैरान रह गए थे और उस घर में नहीं रह सकते थे। बाबा भी ये सब बातें समझते थे, इसलिए हमें जाने दिया और जैन ने अपनी और मेरी माँ से भी बातचीत ख़त्म कर दी। कहने लगे कि उन्होंने क्यों इतने बड़े गुनाह को छुपाया है और अब तक इसी गुनाह को कायम किए हुए थी और किसी को कुछ नहीं बताया और यह गुनाह अपनी आंखों के सामने होते देखती रहीं। धन्यवाद दोस्तों।